हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुलेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक नए सब्जेक्ट के साथ जिसका नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। यह सब्जेक्ट हमें यूपी पीसीएसजे प्री एंड मेंस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होती है। इसके साथ ही यूपी एचजीएस प्री एंड मेंस में आपको ये देखने को मिलता है और बिहार एपीओ मेंस में यह सब्जेक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसके साथ साथ ही अगर कोर्ट की प्रैक्टिस करते हैं जो लोग प्रैक्टिशनर हैं, उनको ये धारा अक्सर देखने को मिलती है। ये आईपीसी 498A के साथ दिखाई देती थी। अक्सर एफआईआर दर्ज होते हैं 498A, 323, 54, 506 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट के साथ। ये धारा इम्पोर्टेंट या ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट साबित होता था। अब इसके बारे में हम आगे बढ़ने से पहले देखते हैं ज़रा सा। तो इसके नाम पे आते हैं। इसका नाम क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। जैसा कि आपको नाम से प्रतीत हो रहा है कि यह दहेज प्रतिषेध यानी कि दहेज को रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। कब लाया गया था? तो 1961 लाया गया था। इसका थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। तो प्राचीन काल में दहेज स्वेच्छा से उपहार के रूप में दिया जाता था, परंतु वर्तमान में यह एक अभिशाप बन चुका है। लोग दहेज के लिए हत्या तक भी कर देते हैं। दहेज लाने के लिए जो वधू होती है उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसकी हत्या तक कर दी जाती है। वर्तमान में तो इसका काफ़ी भयारूप देखने को मिलता है। जो जितना ज़्यादा सक्सेस होता है उसकी उसी हिसाब से दहेज की मूल्य निर्धारित की जाती है। आते हैं हम अपने एक्ट पे। तो इस अधिनियम की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल धाराओं की संख्या 10 है, या टोटल 10 धाराओं में बटा हुआ अधिनियम है और इसमें कोई भी चैप्टर नहीं है। इसका अधिनियम संख्या की अगर हम बात करें तो इसका अधिनियम संख्या 28 है और यह 20 मई 1961 को अधिनियमित किया गया था। यानी कि 20 मई 1961 को राष्ट्रपति द्वारा साइन किया गया था। उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद लागू करने की अगर हम इसके दिनांक की बात करें तो यह 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। यानी कि 20 मई को अधिनियमित हुआ, राष्ट्रपति जी की सहमति प्राप्त हुई और 1 जुलाई 1961 को लागू। तो ये दो चीज़ें हमने देख ली। अब इसकी उद्देशिका की बात करते हैं तो क्यों लाया गया। तो देखिए, उद्देशिका का जो है इसमें ये कहती है कि दहेज का देना या लेना, यानी कि दहेज देना या लेना प्रतिषिद्ध करने के लिए यह अधिनियम है। तो उद्देशिका हमें याद करना है कि इसका दहेज लेना और देना दोनों चीज़ों को प्रतिषिद्ध करने के लिए यह अधिनियम बना हुआ है। और यह भारत गणराज्य के 12वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। अब हम धारा 1 पे आते हैं। तो धारा 1 जैसा कि अन्य विधियों में उसका नाम विस्तार होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको धारा 1 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार बताया गया है। संक्षिप्त नाम में इसका देखते हैं तो इसका नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। पहले यहाँ जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था, परंतु 31 अक्टूबर 2019 से यह जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गए। तो ये अब संपूर्ण भारत पर लागू है। अब यहाँ पे इसके प्रवर्तन की तारीख देखते हैं। तो इसके प्रवर्तन की तारीख बताएगी जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत है। तो यह 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करते चलिए। दहेज 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है। दहेज 2 में बताया गया है कि दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या विपरीत है। बहुत तोड़ के हम आपको समझाएंगे। 2 चीज़ें निकल के आई। दहेज के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं? तो सबसे पहले बताया गया कि संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, 2 शब्द हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि इसके अंतर्गत क्या है। तो एक तो संपत्ति है, दूसरी मूल्यवान पर। संपत्ति कैसी होगी? तो संपत्ति 2 प्रकार की होती है, एक तो चल होती है, दूसरी अचल। तो दोनों प्रकार की संपत्ति आएगी। फिर हम देखते हैं मूल्यवान प्रतिभूति। तो मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा समझने के लिए हमें आईपीसी धारा 30 में और नया जो संहिता बन गई है भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 क्लास 31 में इसकी परिभाषा दी गई है, जिसके अंतर्गत जो प्रतिभूत होती है वो ऐसी राशि होती है जिसके द्वारा
एक ऐसा दस्तावेज होता है मूल्यवान प्रतिभूति में जिसमें अधिकार या दायित्व दिया जाता है या लिया जाता है। इसकी परिभाषा हम बीएनएस एंड आईपीसी में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया कि दहेज में क्या होगा, तो क्या होगा, तो या तो संपत्ति दी जाएगी या मूल्यवान प्रतिभूति आएगी। अब एक क्वेश्चन अगला निकल के आता है कि कब दिया जाएगा, तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो कहा गया जो विवाह के समय या उसके पश्चात या किसी समय, तीन चीज़ें आई कि विवाह के समय या पहले या पश्चात। कब देंगे, या तो विवाह के समय दिया जाएगा या पहले दिया गया हो या पश्चात। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो किसे देंगे, तो कहा गया कि विवाह में दो पक्षकार होते हैं, एक वर पक्षकार दूसरा वधु पक्षकार। तो एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को, एक चीज़ दूसरी क्या है कि विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता, यानी कि वर या वधु के माता पिता, इनमें से कोई भी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को देगा, फिर इन पक्षकारों के माता पिता या अन्य व्यक्ति जो इनके नातेदार होंगे, इनमें से किसी को दिया जाएगा विवाह के इसमें। फिर उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में कैसे देंगे, या तो डायरेक्ट हम देंगे या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता दी गई हो या दी जाने का करार किया, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया गया हो या इसका एग्रीमेंट किया गया हो, किंतु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वे विधि शरीयत लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं आता है, परंतु मेहर नहीं आता। ठीक है, मेहर क्या है, मेहर जान लीजिए। मेहर मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम शरीयत के अनुसार एक दी जाने वाली धनराशि होती है या एक दिए जाने का वचन होता है। मेहर वह धनराशि होती है जो विवाह के आवश्यक परिणाम के रूप में पति द्वारा पत्नी के सम्मान के रूप में दिया जाता है, या एक अप्रत्यभूत ऋण या अनसिक्योर्ड डेब्ट होता है। मेहर, यहाँ तक कि अगर मेहर तय नहीं होता है तो न्यायालय भी मेहर को तय कर सकता है, और जो ऐसा मेहर होता है, इस मेहर का नाम मेहर ए मिस्ल कहा जाता है। मेहर तय करने के लिए जो महिला होती है, वो जो वधू होती है, उसकी हैसियत, उसके पारिवारिक हैसियत, उनके घर परिवार में जो औरतें होती हैं, उनकी जिस हिसाब से जो मेहर तय की गई होती है, उसी अनुसार ये तय किया जाता है। मेहर जो है ये इसके अंतर्गत बताया गया है कि मेहर दहेज की परिभाषा में नहीं आता। जो मेहर दिया जाता है वो दहेज की परिभाषा में नहीं आता है। एक केस है जिसमें इसके उद्देश्य की बात कही गई थी, विकास बनाम राजस्थान राज्य का, सन 2002 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दहेज देने या लेने के खतरे को नियंत्रित करने तथा इसके विरोध करने के तरीकों के माध्यम को ढूंढकर अपनाया जाए, उपाय को अपनाया जाए ताकि दहेज जैसी बुराई को समाप्त किया जाए। एक केस में कहा गया था। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में लाया गया था, तो इसके लिए संयुक्त बैठक भी की गई थी। ये प्री में क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के लिए संयुक्त बैठक की गई थी। तो इसमें ये अगर कई ऑप्शन में आपके अदर अदर एक्ट दिए गए होंगे, लेकिन अगर दहेज प्रतिषेध अधिनियम है तो आप उसको लगा देंगे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम को बनाने में संयुक्त बैठक की गई थी। इसमें आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने दहेज की परिभाषा देख ली कि दहेज क्या होता है। तो इसके अंतर्गत या तो संपत्ति दी जाती है या ली जाती है, मूल्यवान प्रतिभूति किसको देंगे, तो विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, या विवाह के एक पक्षकार के माता पिता द्वारा दूसरे विवाह के पक्षकार के माता पिता को, या किसी अन्य व्यक्ति को भी जो उनके नातेदार होंगे, जो भी हो, वो उनके कहने पे दिया जाता है। तो ये दहेज आता है। और इसके अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो मेहर नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो मूल्यवान प्रतिभूति वो क्या होती है। तो हमने बताया जो आईपीसी की धारा 30 में या जो बीएनएस की धारा 2 क्लास 31 में मूल्यवान प्रतिभूति को परिभाषित किया गया, वो इसके अंतर्गत आता है। अब हम धारा 3 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यूपी पीसेज है 2022 में धारा 3-4 के से मेंस में क्वेश्चन बना हुआ था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए धारा 3 क्या कहती है। धारा 3 इसके पनिशमेंट की बात करती है। क्या कहती है, दहेज देने या लेने के लिए शास्ति बताया गया है। पेनाल्टी फॉर गिविंग और टॉकिंग डाउरी, क्या बोल रहा है इसमें, देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, कब अधिनियम लागू हुआ था, तो 1961 में, ठीक है, पश्चात दहेज क्या करेगा, देगा या लेगा अथवा दहेज देने या लेने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, और जुर्माने से जो 15,000 रुपये या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का, इनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगा, दंडनीय होगा। परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लिखबद्ध किए जाएं 5 वर्ष से कम की किसी अवधि के लिए कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकते।
करेगा। तो धारा 3 के क्लास 1 में इसका पनिशमेंट बताया गया और कहेगा कि अगर जो कोई दहेज देगा, दूसरी चीज दहेज लेगा या दहेज लेने या देने का दुष्प्रेरण करेगा, तो वह 5 वर्ष से कम का नहीं कारावास, यानी कि 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना 15,000 रुपये। तो चीज़ें याद हो गई, 5,000 रुपये तक और जुर्माना, 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना कितना होगा, 15,000 रुपये तक का। दो चीज़ें हो गई। या इस जो दहेज का जो मूल्य है या जो दहेज के मूल्य की रकम के बराबर जो भी होगा, इसमें कम नहीं होगा, जो ज़्यादा होगा। अब एक एग्जांपल के समझिए, मान के चलिए जो दहेज दिया गया वो 2 लाख का दहेज दिया गया, तो ऐसी दशा में जुर्माना 5,000 नहीं लगाएंगे, जुर्माना हम 2 लाख रुपए लगाएंगे जो दहेज का मूल्य है उसके बराबर। तो यानी कि 5 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी और जुर्माना जो 5,000 तक हो सकता है या जो दहेज का मूल्य है उसके बराबर। लेकिन अगर न्यायालय चाहे तो अपने विशेष कारणों को लिखते हुए 5 वर्ष से कम की भी सज़ा दे सकता है। ये माइनॉरिटी नहीं है कि 5 वर्ष लिखा है तो 5 वर्ष ही देंगे, सज़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। परंतु उपधारा 1 की कोई बात यहाँ पे लागू नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे कहा ना कि दहेज देंगे या लेंगे तो पनिशेबल होगा, परंतु ये जो क्लास 2 में बताया गया कि यहाँ पे ऐसी कंडीशन बताएगी जहाँ पे ये धारा अप्लाई नहीं करेगी। यानी कि कोई ऐसी भेंट या उपहार दिए गए, किसको दिया गया, वधू को दिया गया, विवाह के समय दिया गया, जो बिना मांगे हो, स्वेच्छा से वधू को जो उपहार दिए गए वो इस दहेज की परिभाषा में नहीं आएंगे। दूसरी बात है, परंतु जो ऐसी भेंटें हैं ये इस अधिनियम में जो सूची बताई गई है उसके अनुसार, इस सूची में ये है कि जो इंसान दे रहा है उसकी हैसियत देखेंगे। ऐसा तो नहीं कि वो खुद बहुत लो है और इतना महंगा दे रहा है तो वो भी दहेज में आ जाएगा, उसकी हैसियत के अनुसार उसका उपहार भी देखा जाएगा। दूसरे में देखते हैं वर को, पहले ए में हमने देखा क्या है, वधू को दिया जा रहा है स्वेच्छा से उपहार, तो दहेज की परिभाषा में नहीं आएगा। खा में देखते हैं तो ऐसी भेंटें जो वर को विवाह के समय स्वेच्छा से दिया जाता है, ठीक है, तो वे इस अधिनियम के तहत या इस धारा के तहत दंडनीय नहीं माना जाएगा, ये अपवाद बताए गए हैं। परंतु यह कि जहाँ ऐसी भेंटें जो वधू द्वारा या उनकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा जो वधू को नातेदार को दी जाती हैं, वहाँ ऐसी भेंटें रूढ़िगत प्रकृति की हैं और उनका मूल्य ऐसे व्यक्ति की वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिनके द्वारा जिनकी और ऐसी भेंटें दी गई हैं अधिक नहीं। मतलब जो हमने बताया ना कि जो उपहार स्वेच्छा से वर को या वधू को दिए गए तो वो दहेज की परिभाषा में नहीं आएंगे, वे अपवाद है। परंतु जो दे रहा है उसकी हैसियत देखिए, परिस्थिति देखी जाएगी, तब वो इस अपवाद के अंतर्गत आएगा। फिर धारा 4 देखते हैं, धारा 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 4 में बताएगा दहेज मांगने के लिए शास्त्र, यानी कि जो कोई यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। परंतु पर्याप्त विशेष कारणों से न्यायालय उल्लिखित किए जाएंगे 6 मास से कम अवधि के कारावास से दंडादेश अधिरूपित कर सकेगा। यहाँ पे धारा 4 कह रहे कि अगर कोई दहेज मांग रहा है तो पेनल्टी क्या होगी, तो बताया गया जो 6 मास से कम नहीं होगी लेकिन 2 वर्ष तक हो सकती है। 6 मास से कम नहीं होगी परंतु 2 वर्ष तक हो सकेगी। और जुर्माना कितना बताया गया है, और जुर्माना 10,000 रुपये तक हो सकता है। न्यायालय चाहे तो कारणों को लेखबद्ध करते हुए 6 मास से कम की भी सजा दे सकता है, क्योंकि लिखा ना 6 मास, अभी हमने ऊपर पढ़ा था तो वहाँ पे कितनी सजा थी, 5 वर्ष तक। न्यायालय चाहे तो विशेष कारणों को लिखते हुए 5 वर्ष से कम की सजा भी दे सकता है और जुर्माना कितना था, 15,000 था, और या जो दहेज का मूल्य है उसके बराबर दे सकता था। तो ये हमें दोनों धारा अच्छे से याद हो गई। 4 का देखते हैं। 4 का विज्ञापन पर पाबंदी की बात करता है, यानी कि दहेज लेने या देने के संबंध में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा। अगर कोई विज्ञापन प्रकाशित करता है तो वो धारा 4 का के तहत पनिशेबल होगा, उसे दंडित किया जाएगा। कितनी सजा इसमें बताएगी, तो बताएगा 6 मास से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 15,000 रुपये तक हो सकता था। ठीक, इसमें कितना पनिशमेंट है, 6 महीने का से कम नहीं होगा किंतु 5 वर्ष तक हो सकता है और जुर्माना 15,000, 6 मास से कम का नहीं, 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। जुर्माना कितना है, या जुर्माना 15,000 रुपये तक होता है। न्यायालय चाहे तो विशेष कारणों को लिखते हुए
सजा को कम कर सकता है। अगली धारा देखते हैं, धारा 5 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। धारा 5 में बताया गया दहेज लेने या देने का जो करार होगा, एग्रीमेंट होगा, वो क्या होगा, वो शून्य होगा। यानी कि किसी ने दहेज देने या लेने का करार किया था, फिर बाद में मुकर गया मैं तो नहीं दूंगा, तो आप उसको एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है वो शून्य माना जाएगा। ये धारा 5 भी हमने देख लिया। अब धारा 6 देखते हैं, क्या है, दहेज का पत्नी या उनके वारिसों के फायदे के लिए होना। अब मान के चलिए दहेज दे दिया गया है, अब वो दहेज का यूज़ क्या होगा, कैसे उसका यूज़ किया जाएगा, तो हम देखते हैं इसमें बताया गया कि जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसका विवाह के संबंध में दिया गया किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो दहेज दिया गया जिसने की शादी उससे किसी भिन्न महिला ने या किसी व्यक्ति ने प्राप्त किया है, तो वहाँ पे वो दहेज हम वापस करा देंगे। किसको वापस कराएंगे, तो बताया गया है कि विवाह के पूर्व, अब देखिए यहाँ पे जो है टाइम पीरियड बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 6 अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, दहेज का पत्नी उनके वारिसों के फायदे के लिए होना। अगर दहेज विवाह से पहले प्राप्त किया गया है तो विवाह की तारीख से 3 महीने के भीतर वापस कर दिया जाएगा। एक चीज़ अगर विवाह से पहले दिया गया तो कब वापस करेंगे, विवाह होने की तारीख से 3 महीने के भीतर। फिर दूसरा आता है अगर विवाह के समय दिया गया है, तो विवाह के समय या उसके बाद, यानी कि विवाह के समय दिया गया या शादी के बाद दिया गया है, तो वहाँ पे प्राप्ति जिस तारीख को दहेज प्राप्त किया गया उस तारीख से 3 महीने के भीतर वापस कर दिया जाएगा। और अगर ऐसी स्त्री जिसकी शादी हुई है वो अवयस्क है, तब प्राप्त किया गया है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दहेज, तो ऐसी स्थिति में जब वह वयस्क हो जाती है, यानी कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है, तो प्राप्ति की तारीख से 3 महीने के भीतर उसे वापस कर दिया जाएगा, अंतरित कर दिया जाएगा, और जिसके पास ऐसा पति थे वो न्यास के रूप में स्त्री के फायदे के लिए धारण करेगा। ये क्लास 6 बताता है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, क्लास 1 6 का इसमें बताया गया है कि अगर जो दहेज दिया गया है वो ऐसी स्थिति से भिन्न किसी व्यक्ति ने प्राप्त किया है जिसकी शादी हुई किसी अन्य व्यक्ति ने उस दहेज को प्राप्त किया है, ठीक है। तो प्राप्ति अगर कब प्राप्त किया, शादी से पहले दिया गया है, तो शादी की तारीख से 3 महीने के भीतर उसे वापस कर दिया जाएगा। और अगर शादी के समय दिया गया या शादी के बाद दिया गया, तो जिस तारीख को प्राप्त किया उस प्राप्ति की तारीख से 3 महीने के भीतर वापस कर देंगे। और अगर जिस स्त्री की विवाह हो रही थी वो वयस्क थी, तो जैसे ही वो 18 वर्ष की होती है या वयस्क होती है उसी तारीख से 3 महीने के भीतर वापस कर दिया जाएगा, और जिसको दिया जा रहा है वो एज ए ट्रस्टी ही उसको यूज़ करेगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्लास 2 में बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति जिसको ऐसा वापस करना था, ठीक है, जिसको दहेज मिला था उसे वापस करने का आदेश दिया था और उसने वापस नहीं किया, वापस करने में, अंतरण करने में असमर्थ रहा, तो ऐसी दशा में जो टाइम 3 महीने का, यहाँ पे देखिए तीनों में 3 महीने का, विवाह से पहले दिया गया तो शादी की तारीख से 3 महीने के भीतर, या विवाह के समय दिया गया पश्चात दिया है तो प्राप्ति की तारीख से 3 महीने के भीतर। अगर 18 वर्ष से कम थी तो जिस तारीख को 18 वर्ष हो रही थी उस तारीख से 3 महीने के, यहाँ पे 3 महीने का समय पीरियड है। इस समय पीरियड के अंदर अगर आदेश किया गया था कि वापस करें, उन्होंने वापस नहीं किया है, तो कौन सी सज़ा होगी, तो बताया गया है कि ऐसी दशा में 6 महीने से कम नहीं होगी, किंतु 2 वर्ष, यानी कि 6 से लेकर 2 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकेगी, या जुर्माना जो होगा 5,000 रुपये, जो किंतु 10,000 रुपये तक का हो सकेगा। 5,000 से बिल्कुल कम नहीं होगा, लेकिन 10,000 तक हो सकता है, या दोनों से दंडनीय होगा, यहाँ पे बताया गया है। और किसको दिया जाएगा, क्लास 3 का इंपॉर्टेंट बताया गया कि किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री को प्राप्त करने के लिए पूर्व अगर मृत्यु हो जाती है, सपोज दैट अब उसे वह प्राप्त करना था, क्योंकि ये वापस करें, किसको वापस करें, तो उसी महिला को ही तो वापस करें ना, जिसके लिए दहेज, जिसकी शादी हुई थी उसी के लिए दहेज दिया था, लेकिन उसको दहेज मिला ही नहीं, वो तो उनके ससुराल वाले ने ले लिया या उनके नातेदारों, खानदान अन्य लोगों ने ले लिया, तो हमें वापस तो कराना है ना, तो ठीक है वापस करा दे। अब सपोज दैट अगर वो व्यक्ति, महिला मर गई, तो ऐसी दिशा में जो दहेज था वो दहेज किसको मिलेगा, तो कहा गया स्त्री के जो वारिस हैं या जो दावा करने के हकदार व्यक्ति उनको प्राप्त करेंगे। परंतु अगर स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 साल के भीतर हो गई, डाउरी डेथ माना जाएगा, ठीक है, हाँ, आप वो भी कैसी, आप प्राकृतिक कारणों से हुई है, तो ऐसी दशा में अगर उसका कोई संतान है तो संतान को दहेज दे दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं है तो उसके माता पिता को दहेज वापस कर दिया जाएगा। यदि संतान है, संतान को अंतरित की जाएगी और अंतरण तक ऐसे संतान के लिए न्यास के रूप में धारण किया जाएगा। 3 का बताया गया है कि जहाँ उपधारा 1 या 3 द्वारा अपेक्षित संपत्ति का अंतरण करने में असफल रहता है, और यहाँ पे ये जो बताया गया है ये
मरने के बाद अगर महिला मृत्यु हो जा रही है, वहाँ पे भी असफल रह रहा है। क्लास क्या बताया गया? उपधारा 1 या उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित संपत्ति का अंतरण करने में असफल रहने के लिए उपधारा 2 के अधीन सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति ने उपधारा के अधीन उसके सिद्ध दोष ठहराए जाने के पूर्व किसी संपत्ति का उसके लिए हकदार स्त्री का या यथास्थिति उसके वारिसों, माता पिता या संतान का अंतरण नहीं किया, वहाँ न्यायालय उपधारा के अधीन दंडनीय निर्णय करने का अतिरिक्त लिखित आदेश द्वारा निर्देश देगा। यानी कि वापस नहीं किया तो वहाँ पे पनिशमेंट दिया जाएगा। कितनी सजा होगी? तो ये बताया कि अगर आदेश दिया गया तो उन्होंने स्त्री के माता पिता को वापस किया, ना संतान को वापस किया है और असफल रहे, तो ऐसी असफलता के बाद संपत्ति के मूल्य के बराबर रकम उससे ऐसे वसूल किया जाएगा जैसे कि न्यायालय से जो जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। इसको बहुत ही शॉर्ट में समझिए कि अगर न्यायालय ने ऐसे दहेज को वापस करने के लिए आदेश दिया, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति ने ना तो उसके बच्चों को वापस किया और ना ही उनके माता पिता को भी वापस किया, तो वहाँ पे जो संपत्ति थी दहेज के जो मूल्य के बराबर वसूला जाएगा। वो वसूलने का जो तरीका ऐसे होगा जैसे कोर्ट ने पेनाल्टी लगाई हो, जुर्माना अधिरोपित करा हो। फिर आता है धारा इसका खंड 4 कहता है 3 और 4 इस पर प्रभाव नहीं डालेंगे। अब हम आते हैं अगली धारा पे, धारा 7। अगली धारा पे हम आते हैं तो अगली धारा 7 है। धारा 7 में संज्ञान है, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, ये भी कई बार पूछी गई है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान बताया गया। तो ये धारा 7 है, इसके अंतर्गत बताया गया। धारा 7 में बताया गया है संज्ञान क्या बताएगा? दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए, अब तो BNSS लग गई, ठीक है। फिर आप इसमें लिखा, हम आगे देखते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर किसी बात के होते हुए, तो कौन सी धारा थी संज्ञान की CRPC में? तो 190 क्लास 1 ABC 3 तरीके से अपराधों का संज्ञान बताया गया था। A में था परिवाद करने पर, कंप्लेंट दाखिल होने पे, दूसरे में जो B में था वो पुलिस रिपोर्ट पर, और C में था वह सुमोटो था, स्वतः संज्ञान कर सकता था। अब ये BNSS की धारा 210 क्लास 1 ABCD में आ गया है, यानी कि जो 190 था अब 210 में अपराधों का संज्ञान बताया गया। अब देखते हैं संज्ञान मतलब होता है क्या? यानी कि न्यायालय जब अवगत होता है, भीग होता है मामले से, और जैसे ही संज्ञान होता है यहीं से ही कार्रवाई जो न्यायालय की शुरू हो जाती है, और ऐसी कार्रवाई जांच कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि चार्ज फ्रेम होने से पहले की हमने बताया था ना, कार्रवाई जो होती है वो जांच की कार्रवाई होती है। अब देखते हैं कौन संज्ञान ले सकता है। ये तो हमने देख लिया, धारा 7 में संज्ञान लिया जाएगा। कौन लेने के लिए अधिकारी है? तो महानगर मजिस्ट्रेट। तो ये तो सभी जगह पे नहीं है, महानगर क्षेत्रों में ही महानगर मजिस्ट्रेट दिखाई देते हैं, ठीक है। या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय से अवर को, यानी कि या तो महानगर मजिस्ट्रेट इसमें संज्ञान करेंगे या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट इन मामलों में अपराधों का संज्ञान करके उनका विचारण करेंगे। कैसे करेंगे? B में बताया गया, तो बताया गया कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान अपनी जानकारी पर, यानी कि सुमोटो भी कर सकते हैं। कौन सा क्लॉज था? C। जैसे अपराध के गठित करने वाले तथ्यों को पुलिस रिपोर्ट पर, सुमोटो भी वहाँ पे किया जा सकता है, या पुलिस रिपोर्ट भी FIR दर्ज करा के भी इन मामलों का संज्ञान कर सकते हैं। अब इसमें आता है कि कौन कराएगा इन मामलों की जो है FIR या जो सूचना दी जाएगी किसके द्वारा? तो यह कहा गया जो कोई व्यथित व्यक्ति यानी कि विक्टिम पर्सन है वो करेगा, या उसके माता पिता या नातेदार या कोई NGO के द्वारा भी परिवाद किया जा सकता है। इनके परिवार पर, इनकी शिकायत पर, इन मामलों का शिकायत पर न्यायालय संज्ञान कर सकता है। महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट विधिपूर्ण होगा कि वो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अपराधिक कोई दंडादेश पारित करे। तो जब प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समझ संज्ञान मामला गया, उसने संज्ञान किया तो विचारण करेगा, तो उसी वो शक्ति होगी, तो इसमें सिद्ध दोष ठहरा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे इसका क्लास 2 देखते हैं। क्लास 2 में बताया गया इस अधिनियम की कोई बात धारा अध्याय 36 CRPC जो अब BNSS में अध्याय 38 हो गया है, उस पर कोई प्रभाव नहीं डाली। वहाँ परिसीमा काल बताया गया है, ठीक है, तो वहाँ परिसीमा काल जो है इस पर प्रभावित नहीं होगा। फिर बोला गया क्लास 3 में बताया गया कि किसी विधि में किसी बात के होते हुए अपराध से व्यतीत व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन का भागी नहीं बनाया गया। यानी कि जो अपराध से व्यतीत व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन है इस अधिनियम के अधीन अभियोजन का भागी नहीं बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 8, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि जो अपराध की प्रकृति बताई कि अपराध की प्रकृति कैसी होगी।
तो बताया गया है कि अपराधों का कुछ परियोजना के लिए संज्ञेय तथा जमानती और अशमनीय होगा। इसमें कहा गया है कि जो नेचर होगा इस अधिनियम का, जो नेचर होगा अपराधों का, वो कैसा होगा। तो सबसे पहले अपराध कैसा होगा, संज्ञेय होगा। दूसरा क्या होगा, जमानती और अशमनीय। संज्ञेय में क्या होता है, हमने आपको बताया था सीआरपीसी की जब वीडियो बना रहे तो उसमें हमने आपको संज्ञेय को बहुत अच्छे डिटेल में जाके बताया भी था कि संज्ञेय से तात्पर्य पुलिस को अधिकारी होता है कि वो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के या वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है। जमानती होगा यानी कि जमानत दे दी जाएगी। अशमनीय होगा, अशमनीय यानी कि इनमें सुलह नहीं होता है, ये अपराध अशमनीय होगा। ठीक है। तब देखते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन अपराधों को वैसे ही लागू होंगे मानो वे अपराध अन्वेषण के परियोजना के लिए। ठीक है। निम्नलिखित में से भिन्न विषयों के परियोजना के लिए धारा 42 में विनिर्दिष्ट विषय सीआरपीसी की बात हो रही है। वारंट के बिना, मजिस्ट्रेट किसी आदेश के बिना गिरफ्तारी संज्ञेय अपराध, यानी कि संज्ञेय अपराध तो जाहिर सी बात है बिना मजिस्ट्रेट के गिरफ्तार कर सकते हैं। और इस जो प्रत्येक अपराध होगा वो अजमानती होगा और शमनी। देखिए पहले यहाँ पे जमानती था, फिर उसे इसको चेंज करके इसे जमानती से अजमानती बनाया गया है। तो ये कब चेंज किया गया है, तो ये 1986 में संशोधन हुआ था। 19/11/1986 से इसमें जमानती की जगह पे अजमानती कर दिया। अभी अपराध अजमानती की श्रेणी में रखा गया। धारा 8 का देखते हैं तो कुछ मामलों में सबूत का भार बताया गया। 8 का में बताया गया कि जो सबूत का भार है वो किस पर हो गया। तो कहा गया कि धारा 3 के अधीन दहेज लेने या देने का या दुष्प्रेरित करने के लिए धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, तो वहाँ पर साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा जिसने उन धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया। यानी कि जिसके ऊपर अगर कहा गया कि ये अपराध किया तो वो कह रहा था मैंने अपराध नहीं किया, तो उसी पर ही वो होगा कि वो आके साबित करे कि उसने अपराध नहीं किया। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ है वो चेंज हो जाता है। 8 काम में दहेज प्रतिषेध अधिकारी बताया गया है। तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी कौन नियुक्त करेगा, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन निकल के आता है। तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी धारा 8 खा के अंतर्गत। ठीक है। 8 खा के अंतर्गत। और फिर आता है तो जितने वो ठीक समझे कितने करेगी राज्य सरकार, तो जितना उसे आवश्यक लगता है क्षेत्र के अनुसार जितनी उसकी होगा और जितना आवश्यक हो 1 2 3 जितना भी होगा अधिकारी नियुक्त कर सकता है और उनको अधिकारिता को प्रयोग करने के लिए उनकी शक्ति जो भी होंगी वो बता सकता है राज्य सरकार। फिर क्लास 2 में देखते हैं तो इसमें बताया गया है कि जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी होगा उसको कौन कौन सी शक्तियाँ दी जाएंगी, कौन कौन से कृत्यों का पालन करना होगा उसमें बताया गया। तो सबसे पहले यही देखेगा कि इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इसके लागू होने के बाद भी लोग पता चले बिना खौफ के खूब ज़्यादा दहेज ले रहे हैं तो यहाँ पे भी उसे रोका गया है। फिर दहेज देने या लेने को दुष्प्रेरित करने के लिए अगर कोई ऐसा कर रहा है दहेज मांगने का, तो यथासंभव रोकने का प्रयास करेगा। और इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्र करना जो आवश्यक हो वो भी ये करेगा अधिकारी, दहेज प्रतिषेध अधिकारी। ऐसा अतिरिक्त कार्य करना जो राज्य सरकार अन्य कोई काम बताए वो भी वो कर सकता है। फिर सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया, यानी कि अन्य शक्तियां जो भी उसे सही लगे राज्य सरकार ऐसे अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकती है। फिर क्लास 4 में देखते हैं तो इसमें बताया गया है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी को ऐसे कार्यों के लिए कृत्यों को दक्ष पालन करने में सलाह देने सहायता करने के लिए सलाहकार एक बोर्ड नियुक्त कर सकेगी, जिससे धारा 1 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करता है 5 या अधिक समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे जिनमें से कम 2 महिलाएं होंगी। अब ये क्लास 4 इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि क्लास 4 में देखिए हमने आपको बताया 9B में दहेज प्रतिषेध अधिकारी हमने बताया कौन नियुक्त करता है, तो राज्य सरकार कितने जितना वो आवश्यक समझे। वो क्या क्या कार्य करेगा, वो दहेज पर मतलब देखेगा कि इस अधिनियम का अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। दहेज लेना और देना दुष्प्रेरित करने के लिए यथासंभव प्रयास करेगा कि इस ऐसा रोका जाए, दहेज न लिया जाए, उसका न लिया जाए, न दिया जाए, न दुष्प्रयोग किया जाए, ऐसा रोकने का प्रयास करेगा। और अगर ऐसा अपराध हो भी गया तो साक्ष्य एकत्र करने के लिए जो भी आवश्यक हो वो अपने कदम उठाएगा। फिर हमने बताया था कि अन्य जो है राज्य सरकार चाहे तो अन्य कार्य भी सौंप सकते हैं जो इसमें नहीं बताए गए।
क्लास 3 में बताया गया कि परिसीमा और शर्तों से संबंधित भी वो कार्य कर सकता है। क्लास 4 इसका इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये आता है कि धारा 8 खा में एक बोर्ड की बात की गई है कि एक सलाहकारी बोर्ड भी बना सकता है। कौन बनाएगा? तो बताएगा राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारियों से अधिनियम के दिन कृत्यों को दक्ष पालन करने में सलाह देने सहायता, यानी कि जो अधिकारी होगा उसको सलाह देने के लिए और सहायता देने के लिए एक सलाहकारी बोर्ड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो अधिकारी होंगे बोला कि 5 से अनधिक, यानी कि 5 अधिकारी तक जो है समाज कल्याण का कार्यकर्ता होंगे, जो समाज कल्याण कार्यकर्ता होते हैं वो होते हैं, जिसमें से कम 2 महिला होंगे, यानी कि 3 पुरुष होंगे 2 महिलाएं, ऐसे बोर्ड में होंगे। और ये बोर्ड किस लिए बनाया जा रहा है? ताकि जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी है उसको सलाह मिल सके और सहायता मिल सके। फिर 9 देखते हैं, 9 में नियम बनाने की शक्ति बताई गई है। तो यहाँ पे देखिए 9 में नियम बनाने की शक्ति किसकी है? राज्य की आ रही है। राज्य सरकार को इस अधिनियम के परियोजनाओं के लिए जो अधिनियम बनाए गए इनको कार्यान्वित करने के लिए राजपथ में अधिसूचना द्वारा बना सकती है। फिर क्या बताएगा? विशिष्टतया पूर्वगामी शक्ति का व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों निम्नलिखित में से उपबंध किया जा सकेगा। क्या है वह प्रारूप जिसमें वह रीत जिससे ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा धारा 3 उपधारा 2 में जो भेंटें दी गई थी ना, सूची हमने आपको बताया था ना कि कोई व्यक्ति उपहार दे सकता है स्वेच्छा से, लेकिन उसकी हैसियत देखी जाएगी वो सूची के अंतर्गत आता है कि नहीं। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ऐसे नियम बना सकेगी जहाँ पे उनकी सूची का वर्णन किया गया है। ये हो गया। फिर आगे देखते हैं, फिर बताया गया कि अधिनियम प्रशासन की बाबत नीति और कार्रवाई बेहतर समन्वय बना सके। फिर इसका क्लास हम 3 देखते हैं। तो क्लास 3 में बताया गया है, क्या बताया गया है? देखिए कि इस धारा के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो 30 दिन के भीतर रखा जाएगा और एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी की जा सके। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र अवसान के पूर्व, यानी कि ये बनने के बाद उसे संसद के सत्र में रखा जाएगा 30 दिन के भीतर। पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तत्पश्चात वैसे परिवर्तन रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ विशेष नहीं, बस आप ये समझ लीजिए धारा 9 में जो नियम बनाने की शक्ति है वो किसकी है? वो केंद्र सरकार की है। ठीक है, वो कैसे बनाएगा? तो जो सूची बताई गई है भेंटों के लिए उसके लिए बना सकेगा और उसके बाद में यथाशीघ्र जितना भी हो संसद सत्र में रखा जाएगा। तो इसमें विशेष नहीं, आप केवल धारा देख लीजिए। धारा 9 में किसको पावर है? केंद्र सरकार को भेंटों के संबंध बना सकता है और अगर बनाने के बाद ये यथाशीघ्र संसद में 30 दिन के भीतर इसे पेश करना होगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं, कुछ खास इंपॉर्टेंस इसमें है भी नहीं। अब हम अंतिम धारा की ओर बढ़ते हैं। राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति बताई गई है। 9 में किसकी थी? केंद्र सरकार की। 10 में किसकी है? तो राज्य सरकार। ये ध्यान दीजिएगा, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। 9 में केंद्र सरकार, 10 में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति है। ठीक है, तो राज्य सरकार क्या करेगा? यहाँ पे बताया गया कि इस अधिनियम के परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राजपथ में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी, यानी कि जो अधिनियम बनाएगा ना इसमें जो चीज़ें बताएं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, कार्य करने के लिए नियम तो ज़रूरी है ना। नियम बना सकते हैं, कौन करेगा? तो यहाँ पे धारा 10 में राज्य सरकार करेगी। फिर बताया गया विशिष्टया पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव, यानी कि अगेंस्ट इफेक्ट डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा। दहेज प्रतिषेध अधिकारी ने 8 खा में दहेज प्रतिषेध अधिकारी के लिए नियम बनाया गया था ना, उनके अधीन उपधारा 2 के अधीन पालन किए जाने के लिए अतिरिक्त कृत्य के लिए भी नियम बना सकेगी राज्य सरकार। और फिर बताया गया कि वे परिसीमाएं शर्तें जिनके अधीन दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा 8 खा की उपधारा 3 के अधीन कृत्यों का प्रयोग कर सकेंगे। फिर राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। तो ये वो आपका धारा 10 भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने ये पूरा एक्ट कंप्लीट कर लिया। अब एक बहुत ही सरसरी सा रिवीजन करा देते हैं, आप लोग हमारे साथ देखिए। अभी चुटकी में आपको सारी धारा याद होगी। धारा 1 में क्या बताया गया था? संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। धारा 2 में परिभाषा, क्या परिभाषा में क्या थी? दहेज की परिभाषा। सिर्फ एक परिभाषा थी दहेज की, जिसमें बताया गया दहेज में क्या आता है? तो कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, संपत्ति किसी चल या अचल, मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत हमने बताया था कोई ऐसा दस्तावेज जिसमें अधिकार या दायित्व लिया या दिया जाता है, जो आईपीसी में धारा 30 में बताया गया था और बीएनएस में धारा 2 क्लास 31 में बताया गया मूल्यवान प्रतिभूति वो आता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या मेहर आता है? नहीं, दहेज की परिभाषा के अंतर्गत मेहर नहीं आता है। धारा 2 याद हो गई। 2 में
दहेज, दा से दो, दा से दहेज, याद हो गया। 2 में दहेज की परिभाषा, मेहर आता है, मेहर नहीं आता है, वेरी गुड। 3 में क्या बताया गया था, पनिशमेंट बताया, शास्ति, किसके लिए, दहेज देने या लेने के लिए शास्ति, कितना बताया गया था, तो बताया गया था 5 वर्ष से कम नहीं होगा, और जुर्माना कितना, 15,000 रुपये तक का हो सकता है, या जो दहेज के मूल्य के बराबर होगा। धारा 4 में दहेज मांगने के लिए पनिशमेंट बताया गया था, 4 में मांगने के लिए, 3 में लेने, दहेज लेने या देने के लिए शास्ति थी, और 4 में मांगने के लिए, 4 में कितना है, 2 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना, जो 6 मास से कम नहीं होगा, यानी कि 6 मास से लेकर के 2 वर्ष तक का कारावास होगा, और जुर्माना कितना, 10,000 तक, विशेष कारणों में कम कर सकते हैं। 4A में विज्ञापन, विज्ञापन पर पाबंदी लगी है। जो कोई विज्ञापन करेगा कि हम दहेज देंगे इतना, हमारी लड़की ऐसी है, या कोई लेगा कि हाँ हमारा लड़का ऐसा, हम ये दहेज इतने अंकों में लेंगे, तो वो पनिशेबल होगा। जहाँ 4A में कितनी सज़ा बताएगी, तो 6 मास से लेकर के 5 वर्ष तक हो सकता है, या जुर्माना जो 15,000 रुपये तक हो सकता है। 5 में बताया गया कि अगर दहेज लेने देने का करार करेंगे तो शून्य होगा। 6 में बताया गया कि दहेज देने या लेने के लिए 5 में करार शून्य है। 6 में बताएगा दहेज का पत्नी उनके वारिसों के फायदे के लिए होगा। जो दहेज लिया गया है या दिया गया वो किसके लिए जाएगा, तो उनके वारिस के फायदे के लिए जाएगा, या उनके माता पिता को वापस कर दिया जाएगा। 7 में संज्ञान कौन करेगा, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। 8 में बताया गया कि अपराध संज्ञेय होगा, जमानतीय और अशमनीय होगा। 8 का में बताया गया कि जो सबूत का भार है धारा 3-4 के अधीन अभियोजित उसी व्यक्ति पर होगा जो कहता है ऐसा अपराध नहीं किया है। तो 8 में संज्ञेय, जमानती, अशमनीय, 8 का में सबूत का भार बताएगा। 8 खा में दहेज प्रतिषेध अधिकारी बताया गया है। 9 में नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की। 10 में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार की। देखिए आपको कितनी जल्दी याद हो गया। चलिए एक बार हमारे साथ रिवाइज करिए। धारा 1 में बोलिए हमारे साथ में, 1 में नाम विस्तार प्रारंभ, 2 में परिभाषा किसकी, दहेज की, दहेज में क्या नहीं आता, मेहर नहीं आता। 3 में शास्ति किसके लिए, दहेज देने या लेने के लिए। 4 में शास्ति किसके लिए, दहेज मांगने के लिए। 4 का में विज्ञापन पर पाबंदी। 5 में करार शून्य होगा, दहेज लेने देने का करार शून्य होगा। 6 में दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिए फायदे के लिए यूज किया जाएगा, फायदे के लिए होना। 6 में दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए। 7 में संज्ञान बताएगा, कौन करेगा, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। 8 में बताएगा अपराध संज्ञेय होगा, जमानती होगा, अशमनीय होगा। 8 का में सबूत का भार बताया गया है। 8 खा में दहेज प्रतिषेध अधिकारी बताया गया। 9 में नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की, और 10 में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। तो इस तरह से आपका ये एक्ट बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको इसी तरह से अन्य भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।